हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ सेम ही चीज है या क्या डिफरेंस है। उन्हें ये तो पता है डिफरेंस है, लॉ ऑफ मास एक्शन अलग चीज है, रेट लॉ कुछ अलग चीज है, बट क्या डिफरेंस है वो कोई पकड़ नहीं पाते हैं। तो ध्यान से लेक्चर में बने रहिए और लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों है क्या चीज या दोनों क्या चीज बताती है, वो सब कॉन्सेप्ट आज आपका यहीं पे क्लियर होगा। तो गुल्डबर्ग एंड वागे ने उसी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पे एक छोटा सा ग्राफ भी दिया था। उन्होंने जो ग्राफ दिया, अगर मैं उसको यहाँ पे बनाऊं और समझाऊं, तो उन्होंने इस एक्सिस पे रखा था टाइम इधर बढ़ रहा है और इस एक्सिस पे उन्होंने रखा था कंसंट्रेशन, रिएक्शन का कंसंट्रेशन इधर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये है टाइम इक्वल टू 0। तो एक चीज बार बार दिमाग में रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन था, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई केमिकल रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है एट टाइम इक्वल टू 0, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट होंगे, मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है हमको, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामान हम लिए रहेंगे और अभी वो मतलब प्रक्रिया स्टार्ट नहीं किए हैं, तो हमारे पास एट टाइम इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, रिएक्टेंट होंगे। कौन होगा, रिएक्टेंट होंगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एकदम 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, रिएक्शन जैसे जैसे होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। अच्छा, जैसे ही रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम के कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ये ग्राफ या ये कर्व P बता रहा है मतलब प्रोडक्ट, और R बता रहा है आपका रिएक्टेंट। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई एट टाइम इक्वल टू 0 पे, प्रोडक्ट आपका कितना था, 0 था, बट रिएक्टेंट कहां था, अपने हाई पे था, एकदम हाई पीक पे था। जैसे जैसे उस रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हुआ, तो रिएक्शन जब कंज्यूम होगा, किसी रिएक्टेंट आपस में मिले जुलेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा था, प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। रिएक्टेंट कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा, प्रोडक्ट बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा। तो ये गुल्डबर्ग और वागे ने एक छोटा सा ग्राफ दिया और इसके हेल्प से उन्होंने एक छोटा सा लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक जनरल रिएक्शन है AA प्लस BB और गिव्स दैट प्रोडक्ट, AA प्लस BB गिव्स दैट प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा जो रेट होता है, जो आपका रेट होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, A है, और B का क्या है, B। अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो रेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं K A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। यही है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये जो K है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो गुल्डबर्ग और वागे ने एक जनरल रिएक्शन लिया, AA प्लस BB गिव्स दैट प्रोडक्ट। उन्होंने कहा जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और किसके कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के। तो दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिए, उन्होंने कहा जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसके उस पे पावर पे लगा दीजिए, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और यही है पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां से बात क्या समझ में, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहा क्या, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में हैं और कॉलेज में आप लोग का किसी दूसरे टीम के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है। आप मान लीजिए टीम A है और आपका जिससे लड़ाई हो रहा है वो टीम कौन सी है, B है। आप सोच के गए कि हम कितने बंदे लेके जाएंगे, 100 बंदे लेके जाएंगे, 100 बंदे लड़ाई करने के लिए जाएंगे, और B सोच के आया कि हम लेके आएंगे 80 बंदे, ठीक है। और दोनों लोग लड़ाई करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। A जो आप हैं वो 100 बंदे लेके गए और जो B है वो 80 बंदा लेके गया, आपस में रिएक्शन होगा, लड़ाई होगा, प्रोडक्ट देंगे।
तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए आपके टीम का इनटू उनकी टीम का। रेज टू द पावर कितने कितने बंदे आए, तो आपकी तरफ से 100 आए तो इस पे 100 का पावर लग गया और इस पे कितना लग गया, 80 पे लग गया। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। बस इतना ही कहता है कि कोई जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स दैट प्रोडक्ट, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना ए का लेके आए हैं, ए कितने हैं हमारे पास, छोटा है तो छोटा ही लगा दिए, बी का कितना है, छोटा भी है तो छोटा भी लगा दिए। ए कितना लेके आए थे 100 तो 100 लगा दिए, बी कितना लेके आए थे 80 तो 80 लगा दिए। जितना ये मोल आप बढ़ाएंगे 200 250 50, यहां और बढ़ा दिए 100 200 400, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इतनी चीज तो क्लियर है, क्योंकि इसका पावर जितना बढ़ेगा इसका पावर जितना बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इतनी चीज क्लियर। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरी में जो दिखा उसको हम मान लिए कि ए के 100 बंदे लड़ाई करने आएंगे, बी के 80 बंदे लड़ाई करने आएंगे, तो नोट हो गया तुरंत ए टू द पावर 100 बी टू द पावर 80। बट जो रेट लॉ है, या जब इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया, तो जब आपके 100 बंदे आए, आप अपना 100 बंदे लेके आए, किड़बिक 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 करते हुए फील्ड में पहुंचे, उधर से 80 बंदे आए, किड़बिक 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 करते हुए 80 बंदे पहुंचे, 100 इधर खड़े हैं 80 इधर खड़े हैं। थियोरेटिकली कितने लोग की लड़ाई होने वाली है, 100 प्लस 80 180 लोग की लड़ाई होने वाली है थियोरेटिकली। बट जब एक्सपेरिमेंट हुआ, जब एक्सपेरिमेंट कराया गया, तो ये देखा गया कि आपकी जब 100 बंदे इधर खड़े हैं, वो देखे कि अच्छा उधर 80 बंदे खड़े हैं यार, हॉकी की लेके आए हैं, तो उनके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, अरे यार कहीं पिटा ना जाए, कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। तो हुआ एक्सपेरिमेंटली क्या, आपके 100 में से सिर्फ और सिर्फ अभी आपके टीम में 80 ही बचे, 20 क्या हो गए, गायब हो गए, 20 फुर्र हो गए कहीं, ठीक है, 20 क्या हो गए, गायब हो गए। उसी तरीके से बी वाला देखा कि अरे यार उधर तो 100 बंदे खड़े हैं, पूरा बंदूक लेके आए हैं, अब उनमें से भी कुछ लोग का हो गया टाइट टाइपिस, आप क्या करें, पिटा देंगे। तो बी में से भी लेके तो आए थे 80, मान लेते हैं बचे कितने, सिर्फ 50, जिसमें से 30 क्या हो गए, गायब हो गए, 30 क्या हो गए, गायब हो गए। बट थियोरेटिकली क्या था कि आप ए 100 लेके आए और बी कितना लेके आए, 80। बट जब प्रैक्टिकल कराया गया, जब एक्सपेरिमेंट कराया गया, जब लड़ाई कराया गया, तो जो ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली वो देखा गया कि 100 में से बचे कितने, ये 80, ए वाले जो पार्टिसिपेट किए वो 80 किए रियल में, और बी वाले जो पार्टिसिपेट किए रियल में कितने किए, 50 ही किए। बट लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सपेरिमेंट पे भरोसा नहीं करता है, वो कहता है कि कितना लेके आए हो हमको बस उससे मतलब है। ए कितना लेके आए थे 100, तो पावर लगा दो 100, बी कितना लेके आए थे 80, तो पावर लगा दो 80। क्या लड़े, कौन लड़ा, कितने भागे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन रेट लॉ कहता है कि एक्सपेरिमेंट कराओ, एक्सपेरिमेंट कराने पे कितने उसमें से पार्टिसिपेट किए वो बताओ। तो 100 लाए थे आप, बट लड़ाई करते समय एक्सपेरिमेंट जब कराया गया, लड़ाई कराया गया, तो रियल में पार्टिसिपेट कितने किए, 80। बी के रियल में कितने पार्टिसिपेट किए, 50। तो दोनों में ही डिफरेंस है कि लॉ ऑफ मास एक्शन तो कहता है कि थियोरेटिकल जितना लेके आए हो लिख दो, लेकिन रेट लॉ कहता है कि जितना पार्टिसिपेट किए, 100 लेके तुम आए हो, जितना पार्टिसिपेट किए उनको यहां लिखो, 80 लेके आए थे, पार्टिसिपेट कितना किए वो यहां पे लिखो। यही है दोनों में डिफरेंस। लॉ ऑफ मास एक्शन जो थियोरेटिकल दिख रहा है वैल्यू वहीं पे पुट कर दो। रेट लॉ क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट कराओ, जितने पार्टिसिपेट किए हैं 100 तो तुम लेके आए, अच्छी बात है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन देखेगा, पार्टिसिपेट कितने किए वो यहां लगा दो, और ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, रेट लॉ। ठीक है, एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपके घर में साग बन रहा है, साग किसी भी चीज का साग बन रहा है, तो मान लीजिए पिताजी आए 2 केजी साग लेके आए मार्केट से, कितना केजी मार्केट से लेके आए, 2 केजी साग लेके आए, ठीक है। तो अब थियोरेटिकली आपके घर में कितना साग बनने वाला है, 2 केजी साग बनने वाला है। थियोरेटिकली सबके दिमाग में 2 केजी 2 केजी 2 केजी साग बनेगा। बट हुआ क्या, जब मम्मी साग ली तो देखी कुछ कटा है, कुछ में कीड़े लगे हैं, कुछ सड़ गया है, कुछ वही तोड़ तोड़ के फेंक दी। तो ओवरऑल जब एक्सपेरिमेंट कराया गया, जब खाना पकाया गया, तो देखा गया 2 केजी में से सिर्फ 1.5 केजी ही साग जो है वो पार्टिसिपेट हुआ है खाना बनने में,
बट थियोरेटिकली लाया कितना गया था 2 kg। लाया कितना गया था थियोरेटिकली, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन, बट एक्सपेरिमेंट करा के यूज कितना हुआ वो कौन है, रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ जो है आपका एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या है, आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे लड़ाई वाला आप समझ गए होंगे, आप 100 बंदे आप लेके गए, उधर से 80 बंदे लेके आए, तो थियोरेटिकली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहा, ए पे पावर 100 बी पे पावर 80। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कराया गया तो देखा गया कि 100 में से 20 भाग गए, 100 वाले में 80 पार्टिसिपेट किए, और बी वाले में जो 80 थे वो कितना पार्टिसिपेट किए, उसमें 50। तो ये है रेट लॉ। लेकिन अगर इसको लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह से लिखा जाएगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ए पे पावर जितना लेके आए थे चढ़ा दो 100, बी जितना लेके आए थे चढ़ा दो 80। लेकिन वो क्या कहता है, रेट लॉ क्या कहता है कि जितना पार्टिसिपेट रियल में किए हैं, 100 में से जितना किए, अगर 80 किए हैं तो यहां 80 लिखो, बी में 80 तो लाए थे, पार्टिसिपेट 50 किए तो 50 लिखो। तो ये है रेट लॉ, और वो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जो रेट लॉ है वो आपको क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। 2 kg आपके घर साग आया है, वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सबको लग रहा है कि 2 kg साग बनेगा 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 बनेगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट कराया गया तो एक्चुअली साग पार्टिसिपेट कितना किया, 1.5 kg। तो ये है रेट लॉ, और ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये चीज तो क्लियर है। अब रेट लॉ को कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा देखते हैं, तो यहां पे थोड़ा साफ सफाई करना पड़ेगा। तो अब रेट लॉ कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, अब ये नहीं कि इसके पावर ए लिख देंगे, इस पे पावर बी लिख देंगे। आप ए का स्मॉल ए मोल तो लाए हैं, बट उस मोल में कितना पार्टिसिपेट किए वो कैसे पता चलेगा, तो एक्सपेरिमेंट कराइए। एक्सपेरिमेंट कराया गया तो पता चला कि ए लाए थे बट इसमें पार्टिसिपेट सिर्फ किए हैं अल्फा, और बी में से पार्टिसिपेट सिर्फ किए हैं बीटा। तो हम लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू, यहां पे आप एक कांस्टेंट आएगा के, ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बीटा। ये है आपका रेट लॉ। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता कि आप ए प्लस बी गिव्स दैट प्रोडक्ट है, तो रेट ए टू द पावर ए पूरा, बी टू द पावर बी। कोई मतलब नहीं है कि ए और बी में से कितना कितना पार्टिसिपेट किए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन रेट लॉ क्या कहता है, कितना लेके आए उससे मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट कराओ, कितना ए में से पार्टिसिपेट किया। हो सकता है ए पूरा पार्टिसिपेट किया हो सकता है बी पूरा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों पूरा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू ये पूरा ए हो जाएगी, बीटा की वैल्यू पूरा बी हो जाएगी। ठीक है, अगर पूरा पार्टिसिपेट नहीं किए तो कितना पार्टिसिपेट किए, तो अल्फा पार्टिसिपेट किए होंगे या बीटा पार्टिसिपेट किए होंगे। इतनी चीज क्लियर है। फिर से एक और एग्जांपल समझते हैं, 100A प्लस 50B गिव्स दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब आप ए का 100 मोल लाए हैं और बी का 50 मोल लाए हैं। ए के 100 आदमी आए लड़ने और बी के 50 आदमी लड़ने आए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कराया गया तो कितने लड़े, तो जितने लड़े होंगे मान लेते हैं अल्फा लड़े बीटा लड़े। हो सकता है अल्फा 100 पूरा लड़े होंगे तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 100 हो जाएगी, 50 बीटा पूरे लड़े होंगे, मतलब सॉरी 50 पूरे लड़े होंगे तो बीटा की वैल्यू 50 हो जाएगी। अगर पूरा नहीं लड़े हैं, मान लेते हैं 70 लड़े हैं, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। इसमें 50 में 50 लड़े हैं तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये होता है रेट लॉ। ठीक है, और लॉ ऑफ मास एक्शन अलग। तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में बेसिक डिफरेंस आप समझ गए ना। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो दिया है रिएक्ट, जो भी केमिकल रिएक्शन दिया है
वो रिएक्टेंट को इस ब्रैकेट में डालिए, उसका रिएक्टेंट को इस ब्रैकेट में डालिए, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऊपर लिख दीजिए, काम खत्म। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। वो थियोरेटिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है। रेट लॉ क्या कहता है, थियोरेटिकल से हमको कोई मतलब नहीं, एक्सपेरिमेंट कराओ, जितना लेके आए पूरा पार्टिसिपेट कराओगे तो पूरा हम पावर पे लगा देंगे, नहीं तो जितना पार्टिसिपेट किए उतना पावर पे लगाओ और बात को क्या करो, खत्म करो। अब एक चीज और, यहाँ पे जो के आया, ये जो के वैल्यू है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, दूसरा इसका नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इतनी चीजें आपको याद रहेंगी ना। लॉ ऑफ मास एक्शन ये है और ये रेट लॉ, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था, यहां जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही ऊपर रहेगा, लेकिन रेट लॉ में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हो भी सकता है बट इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप केमिकल रिएक्शन देख के नहीं बता पाएंगे कि हमको ए यहाँ पूरा रखना है कि बी यहाँ पूरा रखना है, आपको प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा। अगर पूरा पार्टिसिपेट किए हैं तो पूरा रखिए, नहीं तो जितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके उतना पावर लगाइए। तो ये था रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों में चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे 2-3 लाइन में लिखूंगा, उसको लिख के फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रेट लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स एज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। तो रेट लॉ ये कहता है कि रेट लॉ उस कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेट लॉ उस पर डिपेंड करता है। और वो हमको पता कैसे चलेगा, एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता चल सकता है, आपको थियोरेटिकली नहीं पता चलेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज सिंपली बेस्ड अपॉन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंपली बेस्ड है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन पे। एक बार झट तुरंत देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई एक सिंपल सा रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है ए और बी का मोलर कंसंट्रेशन लीजिए और उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऊपर क्या कर दीजिए, रख दीजिए, काम खत्म, पावर पे लगा दीजिए। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट पावर पे वो लगेगा जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया है। ए में से कितना एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया, तो हम मान लिए कि अल्फा किया होगा, और बी में से कितना किया होगा, बीटा किया होगा। तो ये है रेट लॉ और ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। हो सकता है ये अल्फा पूरा ए के बराबर हो सकता है ये बीटा पूरे बी के बराबर हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, अल्फा और बीटा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन फिक्स है। जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन जो भी पावर है यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोनों सेम नहीं है। जो भी आपका रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट पे ही डिपेंड करता है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थियोरेटिकल डाटा है, सिर्फ उसको केमिकल रिएक्शन से मतलब है, अपने आप जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा पावर लग जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपको रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ऑर्डर पे बात करेंगे कि ऑर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो भी डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली, मतलब ऑर्डर आप निकालेंगे तो वहाँ पे रेट लॉ की जरूरत पड़ेगी, लॉ ऑफ मास एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑर्डर के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खाते रहिए, मस्ती करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए रहिए, और टिल देन तब तक ऑल द बेस्ट।